तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सो एक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से इस यूनिवर्स में सो यूनिवर्स के अंदर 10वीं मूवी भी आप बोल सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी हॉरर मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक तरह से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इसके अब तक 8 से 9 पार्ट आ चुके हैं और ये एक तरह से अगला पार्ट है। मैं आपको बता दूँ, सो सेकेंड 2004 का ये अगला पार्ट है और इसी के साथ ही आपको एक तरह से रिलेटेड इसमें जो कैरेक्टर है वो इस सेकेंड पार्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी, जो कि 2004 में आई थी। और इसी के बाद इसके 3 से 4 पार्ट आ चुके हैं और अभी 2030 में हाल ही के अंदर सो एक्स का नया एक तरह से पार्ट आया है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये अभी हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। इसकी IMDb रेटिंग की भी बात करेंगे और सारी कुछ डिटेल आपको बताएंगे और कौन से OTT एक तरह से प्लेटफॉर्म पर आपको ये देखने को मिलने वाली है, सैटेलाइट राइट, TV राइट, और उसके सारी कुछ डिटेल, इसका प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, स्टोरी क्या आपको देखने को मिली पूरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों अब इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सो एक्स। यह 2023 की एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है और सौ फिल्म श्रृंखला की 10वीं पार्ट है, मतलब इसका 10वीं सीरीज़ है। और सा 2004 की सीधी अगली कड़ी और सा 2005 की प्री सिक्वल के रूप में काम करती है। इसका निर्देशन और संपादन केविन गुरेट द्वारा किया गया है और जॉश स्ट्रॉबलिन, पीटर गोल्डफिश द्वारा लिखा गया है। फिल्म टोनी बेल और शॉनी स्मिथ पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, जिसमें सिनेवा मिकोडी, लुंड, स्टीवन ब्रांड, रेवाना बेका, माइकल बीच शामिल है। दोनों फिल्म की घटनाओं के बीच सेट जॉन कैमरबेल इस उम्मीद से मेक्सिको की यात्रा करता है कि एक प्रायोगिक प्रक्रिया में वह ठीक हो सकता है। हालांकि जल्दी ऑपरेशन में एक घोटाला साबित हो गया, जिसके कारण जिम्मेदार लोगों का अपहरण कर लिया गया और उन्होंने अपने ट्रेडमार्क के मौत के जाल में फंसा लिया। तो आपको पहले ही बता देता हूं दोस्तों इसके बारे में। इसके निर्देशक हैं केविन गुरेट, पीटर गोल्डफिश और जॉल स्ट्रोवेट द्वारा ये लिखी गई है। मार्क बर्ग और एन कॉल्स द्वारा ये प्रोड्यूसर हैं। मार्क बर्ग और ओरेन कॉल्स के प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इसमें जो एक्टर्स हैं टोबिन बेल है, शॉन स्मिथ है और टोनिन मैकोडी लुंड और स्टीवन ब्रांड, रेकाना बेका, माइकल बीच। इसका जो निक मैथ्यूज है, इन्होंने इसको शूट किया है, सिनेमेटोग्राफी की है, शूट किया है। केविन गोइड द्वारा ये संपादित है। इसको संगीत दिया है चार्ली बॉक्सर ने। प्रोडक्शन कंपनी है मुड़ी हुई तस्वीरें, लॉयन सेट द्वारा ये वितरित है। इसकी रिलीज डेट है 29 सितंबर 2030। 118 मिनट की थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज अभी जी। इसका बजट था 13 मिलियन और अभी तक ये बॉक्स ऑफिस पर 26.6 मिलियन का कलेक्शन कर चुकी है। हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं, फिर इनके कास्ट के बारे में जानेंगे। जॉन केमर को बताया गया था कि उन्हें उन्नत मस्तिष्क कैंसर के कारण उनके पास जीने के लिए केवल कुछ महीने हैं। एक कैंसर सहायक बैठकों में भाग लेता है जहां उसकी मुलाकात हेनरी वेल्सर से होती है, जो दावा करता है कि उसे भी घातक बीमारी हो गई है। शारीरिक रूप से निशारी जॉन के बाद में वह स्वस्थ दिखने वाले हेनरी से सामना होता है, जो दावा करता है कि वह डॉक्टर पेडरसन के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा किए गए प्रयोगात्मक नवीन कैंसर उपचार से ठीक हो गया है। हताश जॉन डॉक्टर की बेटी रेसोलिया पेडरसन से संपर्क करता है, जो मैक्सिको सिटी में अपनी क्लिनिक में भेजती है। जॉन का ड्राइव जॉन को टैक्सी ड्राइवर डिएगो क्लिनिक तक ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सेलिसिया और उसकी टीम मार्टो फेल्टिलिटी और डॉक्टर कार्टी से होती। साथ ही ग्रेबिलिया नाम की एक युवा महिला, जो रेसलिया द्वारा ठीक होने का दावा करती है, और एक अन्य डॉक्टर कार्टेज से होती। साथ ही एक मरीज पार्कर पियर्स से भी मिलती है, जिसकी अभी सर्जरी है। जॉन पास में रहने वाले एक युवा लड़के कॉलेज से भी मिलता है और जॉन अपनी बाइक ठीक करता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जॉन सर्जरी के लिए जाता है। वह सोसोलिया को जाकर बताता है कि वह अब कैंसर मुक्त है। जीवन में नई राह तलाशते हुए जॉन
जॉन ग्रेबिलिया के लिए एक उपहार खरीदता है और हालांकि क्लिनिक लौटने पर वह इसे परिपक्व पाता है और इसे पता चलता है कि पूरा ऑपरेशन एक घोटाला है। अनुमान लगाते हैं कि डॉक्टर काजे डियोगो के बेस में था। जॉन ने उसका अपहरण कर लिया है, उसे जाल में डाल दिया है, जहां जहां उसके मांस को काटकर उसकी बाहों में बंधे विस्फोटक को निकालना था। डियोगो जाल से बच जाता है और घोटाले में शामिल सभी लोगों को जानकारी दे देता है। आरा की प्रशिक्षु अमांडा यंग को फिर से सिसेलिया और उसकी टीम का अपहरण कर लेती है। इसके बाद वे चारों क्लिनिक से जागते हैं, जहां जॉन और अमांडा उन्हें आरा के नवीनतम गेम के विषयों के रूप में स्वागत करते हैं। वेटली और गिगली आरी से उसके पैर को काटने और चाबी निकालने और खुद को मुक्त करने के लिए प्राप्त अस्थि मज्जा निकालने का काम सौंपा गया। हालांकि वह अपने पैर हटाने में सफल हो जाती है, लेकिन उसका समय समाप्त हो जाता है और उसका सिर काट दिया जाता है। सेलिसिया की मदद के लिए फ़ोन करने में सक्षम है, इसलिए लेकिन माडा उसे झटका देकर समर्पण करवा देती है और फ़ोन जब्त कर लेती है। पाकर क्लिनिक में घुस जाता है और दावा करता है कि वह अपने पैसे वापस चाहता है। अमांडा पाकर को रोकती है और जबकि मटाओ को दूसरी कुंजी प्राप्त करने के लिए अपनी खोपड़ी में छेद करने और उसके मस्तिष्क के ऊतकों का एक हिस्सा निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत देर के बाद एक गर्म मास्क उसके चेहरे पर बंद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ग्रेबिलिया दूसरे स्थान पर है, जहाँ उसकी आयनीकरण विकरण के अधीन रहते हुए उसकी कलाई और टखने के चारों ओर बेड़ियों से लटका दिया गया है और उसकी बेड़ियों में जकड़े अंगों को तोड़ने, उसे भागने और उसे हथौड़े से इस्तेमाल करना होगा। वह सफल हो जाती है और जॉन अमांडा उसे अस्पताल जाने का आदेश दे देता है। हालांकि वह इससे पहले कर पाती, अब मुक्त पाकर उन्हें बंदूक की नोक पर सेसिलिया से मुक्त कराने के लिए मजबूर करता है। सेसिलिया और ने ग्रेबिलिया की गर्दन तोड़ दी और खुलासा किया कि उसने उसे मुक्त करने के लिए पार्कर को बुलाया था, जो कि घोटाले का एक हिस्सा है। वह जॉन को अपने जाल में पकड़ने के लिए मजबूर कर दी है। वह कार्लोस को सुविधा के बाहर सुनती है और जब उसे देखा कि जॉन उसे लड़के से दोस्ती कर रहा है, जो उसने जॉन के सामने एक सी जा जैसे जाल जंजीर से बांध दिया जो वाटर बोर्ड पर था, उन्होंने खून से पार्कर और सेसिलिया जॉन के नियंत्रण कक्ष से चुराई गई नकदी का बैग वापस लाने के लिए निकलते हैं। हालांकि ट्रिप वायर सक्रिय हो जाता है और पार्कर और सेसिलिया को कमरे में सील कर देता है और जॉन और कार्लोस को मुक्त कर देता है। जॉन ने खुलासा किया कि डियोगो ने पार्कर और घोटालेबाजों में से एक के रूप में छोड़ दिया है। उससे सेसिलिया इस सुविधा का लालच देकर धोखा दिया है। वह घातक रासायनिक गैस कमरे से बढ़ना शुरू कर दी थी। एक माद राहत एक व्यक्ति के सिर के लिए पर्याप्त बड़ा वेंटिलेशन छेद सिकोलिया के पार्कर को चाकू मारकर हत्या कर दी है, लेकिन वह जॉन, अमांडा और कार्लोस, जिन्हें जॉन ने पैसे दिए थे, सुविधा के लिए बाहर निकलते हुए देखती है, जबकि वह कैद है। कुछ समय बाद हेनरी एक जीर्ण शीर्ण बाथरूम में अपने पेट पर एक नया जाल बांधते हुए जागता है, जिसकी देखरेख जॉन और हॉफ मॉर्गन करते हैं और यहीं इसकी स्टोरी एंड हो जाती है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं हम कास्ट की। तो जॉन कैमरा आरा के रूप में टॉगल नैनी, अमांडा यंग के रूप में शॉनी स्मिथ, सिलिसिया पैटरसन के रूप में दृश्य नौसिकिया मैकोंडी लुंड, पार्कर सीयर्स के रूप में स्टीवन ब्रांड, ग्रेबिलिया के रूप में रिकाना वेका, डियोगो के रूप में जोसा ओकामोटा, ओकबेटिया होना जोश, मटाओ के रूप में बेटेलिटा के रूप में पार्लेट हार्नाडेज, कार्लोस के रूप में जॉन ब्रिसेनो, मार्क हाफमैन के रूप में कोस्टल मेडिलोर, हेनरी केसलर के रूप में माइकल वी, संरक्षक के रूप में जॉन ए बोहिनली, एक डॉक्टर के रूप में डेविड अल्फोनो, केटी बारेरी, कैंसर साइक समुदाय के नेता के रूप में डोनाबागो डा ही सिफ पैनेडिस के रूप में। अप्रैल 2022 में सॉ एक्स एक फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म के पिक्चर के साथ बेहतर विकास में शुरू होने की सूचना मिली। श्रृंखला की पिछली 2 प्रविष्टियों जिग्सो 2017, स्पाइडर 2011 और एक लेखक जो स्ट्रॉबेस और पीटर गोल्डफिटर ने पुष्टि की कि स्क्रिप्ट दिसंबर 2021 में पूरी हो गई थी। निर्माता मार्क बर्ग और ओरेन कोल्स ने योजना की कहानी बनाई थी और सॉ एक्स की कहानी 2018 से है, लेकिन फिल्म में योजना तब भी रोक दी गई जब लाइसेट के उपाध्यक्ष माइकल बर्न से मुलाकात की और ब्राज़ील किक्स रॉक में स्पाइरल के लिए
उनकी पिच को मंजूरी दे दी। उनकी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के कारण बर्ग और कौशल इसकी 10वीं किस्त के लिए फ्रेंचाइजी की जड़ों को वापस जाना पड़ा और वह अब कहानी बनानी पड़ी जिसकी योजना बनाई गई थी। अगस्त 2022 में ब्लडी स्टिकन्स में बताई गई फिल्म का निर्देशन केविन गोएथ द्वारा किया जा जो पुलिस की अधिकांश किस्तों का संपादन किया था और 2009 और 3D 2010 का निर्देशन किया था। कास्टिंग की बात करूँ तो आपको अक्टूबर 2022 में बेलिस डोनिसवेल, जॉनर कैमरा और मायोसिस की भूमिका दोबारा निभाने की पुष्टि की गई। एम्पायर को बताया गया कि श्रृंखला में किसी भी अन्य फिल्म की तुलना में बेल को सबसे अधिक चित्रित किया गया है। बेल फिल्म की पटकथा और पोस्ट प्रोडक्शन में भी शामिल थे। अतिरिक्त आवाज से लेकर आए थे जिसे शूटिंग समाप्त होने के बाद कहानी में शामिल किया गया था। दिसंबर 2022 में सिनोवा में कॉन्डिलुंड, स्टीवन ब्रांड और माइकल बीच, रेनाटा वेका, माइकल हर्डिस, जोशा मोकामेटी, अहाउनेटी जियोसासा के साथ कलाकारों में शामिल हुए। शॉनी स्मिथ आर्डा यंग के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी घोषणा नहीं की गई थी कि कोस्टर मैडलिक मार्क और हॉपमैन की भूमिका में एक आश्चर्यजनक कैमियो के साथ लौटे। हालांकि उनकी वापसी ट्रेलर मौजूद उनकी आवाज़ सांकेतिक थी। ग्रेट ने एंटरटेनमेंट वीकली में बताया कि ये कैमियो उनके द्वारा किया गया सबसे अधिक प्रशंसक सेवा वाला काम है। फिल्मांकन की बात करूं तो मिक्स $13 मिलियन के बजट के साथ मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 के अंत में 2023 तक मेक्सिको सिटी में हुई। ट्रैप डिज़ाइन पिछली किस्तों की तुलना में अधिक जटिल थे, इसलिए फिल्मांकन शेड्यूल 2 भागों में विभाजित किया गया था, नवंबर के 3 सप्ताह में और जनवरी के 3 सप्ताह। गेट आउट में एसएफएक्स को बताया कि हमने बहुत सारे प्रोस्थेटिक और मशीनें बनानी थी और क्रिसमस पर हमने इसे सामान तैयार करने में पूरा खर्च किया। मिडसम स्क्रीन 2023 सम्मेलन में सिनेमेटोग्राफर निक मैथ्यूज ने कहा कि वे अपनी पहली 100 फिल्मों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि केविन और मेरे लिए वास्तव में यह महत्वपूर्ण था और हमने सभी शुरुआती फिल्मों में श्रद्धांजलि दे सके। हमें पसंद है कि शुरुआती फिल्में 1/4 के अनुपात में है। हमें पसंद है कि वे बनावटी हैं, कि वे किरकिरे हैं, वे वास्तव में के रूप में फेंकने के लिए वास्तव में बोल्ड पीले रंग के पैलेट हैं। हम व्यापक अंधेरे के साथ और वास्तव में दर्शकों को इस ग्राफिक और किरकिरे दुनिया में विषयगत रूप से फेंकने के लिए अपना काम करना चाहते हैं। प्रोडक्शन डिजाइनर एंथनी स्टेबल ने 2000 के दशक में के मध्य उन फिल्मों और रंग पैलेट को देखा, यह सुनिश्चित किया कि ग्राफिक जैसी सभी तकनीक 100x में दिखाई देगी। जब फिल्म बनी तब वह उपलब्ध होगा। इसके पोस्ट प्रोडक्शन की बात करूँ तो अधिकांश गड़बड़ियाँ व्यवहारिक प्रभावों के साथ की गई थी। सीजीआई का उपयोग करके केवल टचअप किया गया था। फिल्म निर्माताओं ने बेल और स्मिथ की उम्र कम करने के लिए कुछ वीएफएक्स का उपयोग करने का विचार किया, क्योंकि मोल 7 के उनके पहली बार प्रदर्शित होने के बाद 15 साल बीत चुके हैं थे, लेकिन वह अंततः इससे दूर हो गए और कुछ ग्रुफेट की खुशी और उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह महसूस करते हुए कि बेल और स्मिथ कुछ भावनात्मक क्लोजअप है जिन्हें बदला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ विषयों में उनके अभिनेताओं की उम्र कम हो गई, इससे चरित्र और दर्शकों के बीच दूरी आ जाएगी। अब दोस्तों इसकी रिलीजिंग की बात करते हैं। 100x को 29 सितंबर 2023 को लाइनसेट फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। ये फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली थी। इससे पहले लायनसोट ने सैन डिएगो कॉमिक कॉम में घोषणा की गई थी कि अब इसे आगे बढ़ाया गया इसकी वर्तमान तिथि तक। अब इसकी 1 अक्टूबर 2023 तक SAX ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 18 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 11 मिलियन, दुनिया भर में कुल 29.9 मिलियन की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में SAX को द क्रिएटर PW पोर्टल द माइटी मूवी ऑफ द मनी में व्यापक विस्तार के साथ रिलीज किया गया और अपने शुरुआत के सप्ताह में 3,262 थिएटरों में से 15 से 18 बिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था।
दोस्तों इस मूवी की पहले रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। IMDb जो रेटिंग है इसकी 10 में से 7.6 की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है। और पिछले जो पार्ट इसके 2 आए हैं उससे बेहतरीन इस पार्ट को बताया जा रहा है। और कुल लेंथ की बात की जाए तो मूवी की 118 मिनट है। और इसी के साथ ही 29 सितंबर 2022 को उसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी ये रिलीज़ हुई है। बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से बुक माई शो के ऐप पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में ये लगी है या नहीं। वहाँ पर जाकर आप इसे वॉच कर सकते हो। और लैंग्वेज तो आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में मल्टीपल देखने को मिली है। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 13 मिलियन के महज बजट में ये बनी है मूवी। और इसने महज 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली, अपने बजट को पीछे छोड़ दिया है। बजट से 3 गुना ज़्यादा कमाई करते हुए ये मूवी नज़र आई है। 3 दिनों ने इसने 29.6 मिलियन का आंकड़ा पार किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है मूवी के बजट के हिसाब से। और अब आने वाले समय में ये आंकड़ा लगभग 100-200 मिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकता है। ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया लोगों द्वारा इसकी रिव्यू दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में मैंने आपको इसकी स्टोरी भी बता दी। और ये किसका पार्ट है, ये एक तरह से 2004 में आई मूवी 100 सेकंड का एक तरह से अगला पार्ट है। उसके अंदर जो कैरेक्टर थे वही सेम आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चल के हम इसके प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल आपको बताते हैं। इसमें अपने पहले दिन 8 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन में के 2 मिलियन ही शामिल था। यह पहली बार 18.2 मिलियन की कमाई के साथ पो पेट्रोल के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। फ्रेंचाइजी औसत शुरुआत सप्ताह 23 मिलियन से कम था, लेकिन हाल की किस्तों में स्पायरन 2021 में 8.8 मिलियन और आरा 2017 में 16.6 मिलियन से अधिक था। आलोचनात्मक प्रक्रिया बोलो तो आपको समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टैमटोज पर 105 आलोचकों में से 82 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 6.6 है, जो कि एक अच्छी है और एक औसत है। आप वेबसाइट की आम सहमति में लिखा है कि टोबिन पेरेल फ्रेंचाइजी सोशल प्रदर्शन के नेतृत्व में 100x ने एक ऐसी किस्त के साथ फिल्म को फिर से जीवंत कर दिया है, जिसमें सभी जोश के साथ आश्चर्यजनक मात्रा में दिल शामिल है। ये साइट पर द श्रृंखला की सबसे अधिक रेटिंग वाली किस्त है। पहली फिल्म 50% से ऊपर और मेटाक्रिटिक, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 22 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 60 का स्कोर दिया, जो मिश्रित औसत या समीक्षाओं को दिखाता है। सिनेमाघरों द्वारा दर्शक का सर्वेक्षण किया गया फिल्म को A+ एक पैमाने पर B और एक औसत ग्रेड दिया, जबकि पेट्रोस्टेक सर्वेक्षण करने वाले इसे 82 से सकारात्मक स्कोर दिया, जिससे 62% ने कहा कि वह निश्चित रूप से फिल्म को सिफारिश करेंगे। वैरायटी ने ओवन गिरवन ने लिखा कि 100x श्रृंखला की कई नई फिल्मों की तुलना में एक वास्तविक फिल्म की तरह लगती है, जिसमें बातें अधिक और कम यातनाएं हैं। वह उस अनुपात से संतुष्ट है, लेकिन चिंतित है कि क्या बॉक्स ऑफिस पर लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 100 फिल्मों में यातना सेट के टुकड़े दर्शक के लिए प्रस्तुत किए गए बहरौर हॉरर के भव्य उपहार हैं। वे काफ़ी सरलता से हमारे आने के कारण हैं। उन्होंने टोबिन पेरेल की अपनी दयनीय बुद्धि के दृष्टिकोण की विशेष प्रशंसा की है। हॉलीवुड रिपोर्टर फ्रांसिस केज ने भी बेल के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेल के बिना इनमें से कोई उतना अच्छा काम नहीं करता। इतने दिलचस्प है कि वह जिज्ञासा से कई बार दोहराई जाने वाली घोषणाएं हैं। मैं एक बार गेम खेलना चाहता हूँ को बेहद डरावना बना देता है। रिलाइस लोएटा ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा को 100x को अब तक की सबसे अच्छी तरह से तैयार की गई 100 फिल्म कहा है। वह आगे बढ़ती है, कहानी ज़्यादा समझ में आती है और ग्रेजुएट उद्यम उत्पादन तकनीक के साथ वापस खींचती है, जिसकी पुरानी फिल्मों में खून और रात को सफ़ेद शोर के बराबर बना दिया है। सैन फ्रांसिस्को कार्निवल में बॉब स्ट्रॉट ने फिल्म को कुछ ठोस चरित्र और काफ़ी सभ्य मोड़ के साथ अच्छी तरह से बताई गई कहानी कहा। एम्पायर ने हेलन ओहारा ने फिल्म को 5 में से 2 अंक दिए और सर्वसम्मति से कहा कि खून सब में मौजूद है और सही, लेकिन कैमर की भेदता और मानवीय पक्ष पर ध्यान उसकी भावनात्मक निर्णयन के विपरीत है। चलो राक्षसों के राक्षस बने। इस क्वाइटल टेलर ने स्टैंड के लिए लेखा मौजूद करते हुए फिल्म को 4 में से 2.5 अंक दिया। उन्होंने कहा कि वास्तविक निराशा यह है कि शोनी स्मिथ, जो शाह बी के बाद पहली बार श्रृंखला में वापस कर रहे हैं, को ज़्यादातर पीछे छोड़ दिया है। जॉन का गंदा काम कर रहा हूँ, यह शिक्षक की तरह
रूप में जॉन का शिक्षक के रूप में कठिन है। वह स्मिथ को 100 थर्ड के बाद एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन 100X में वह चीज़ मिलती है जो एक कलाकार के रूप में इतना रोमांचकारी बनाता है। विशेष रूप से डरावनी शैली जो पूरी तरह से आईडी है, भावनाओं का तूफान है और पूरी तरह से हताशा मनोकृति है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है और आपका लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक इसे बताइए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट में बताइए। तो चलते हैं वापस, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टार्स की। इनके बारे में हम खुलकर बताएंगे और ज़्यादा लोगों तक के बारे में इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनके जो कैरेक्टर हैं उसमें से सबसे पहले स्टार हैं, उसका नाम है टोबिन बेल। टोबिल बेन, इनका जन्म का नाम है जोसेफ हेनरी टोबिल जूनियर। 7 अगस्त 1942 को इनका जन्म हुआ था। ये एक अमेरिकी अभिनेता हैं, कई बार टेलीविज़न शो और फिल्मों में दिखाई दिए हैं, लेकिन उन्हें 100 फ्रेंचाइजी फिल्म है जॉन के हमारा जिन्स के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्मों में स्टैंड इन और बैकग्राउंड में काम करके की। उनकी पहली फीचर पिक्चर फिल्म CPC बर्निंग 1988 में थी। 1990 और 2000 के दशक के दौरान बेल और फिल्म कई फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिसमें द फर्म 1993 और अंपायर द स्टोरी 1996 और वॉकर द टेक्सास रेंजर 1998, द सोप्रानोसा 2001 शामिल है। उनकी ब्रेकआउट भूमिका 2004 में आई, तब उन्होंने 2004 में सीरियल किलर आरा के रूप में चुना गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़्यादा सफल रही और बेले ने 9 सीक्वल में कैसे 8 चरित्र को चित्रित किया। 100 सेकेंड 2005 में, इसके बाद 100 थर्ड 2005 में, 100 फोर्थ 2007, 100 वी 2008, 100 वी 6, 100 वी 3D 2010, जिज्ञासा 2017, 100X जो कि 2023 में आ रही है और ये 10वीं सीरीज है। यह श्रृंखला की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक बन गई है। बेल को हॉरर आइकन के रूप में बहुत बड़ी पहचान मिली है। इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बता दूं, जोसेफ हेनरी टोबिल जूनियर का जन्म 7 अगस्त 1942 को क्रिस, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका पालन पोषण वेमार्थ, मैनचेस्टर में हुआ। उनकी अंग्रेजी माँ एलेन जूलिया बेल्टोनिस एक अभिनेत्री थी जो किसी रेपर्टरी कंपनी में वर्क करती थी। उनके अमेरिकी पिता जोसेफ एब डेविस 1947 में किसी मैनचेस्टर रेडियो स्टेशन WJDA का निर्माण और स्थापना और एक बार ग्लोवर सिले न्यूयॉर्क मेयर के लिए दौड़े। उनकी बहन और एक भाई हैं। लेखिका बनने पहचान क्षेत्र में प्रवेश करने के इरादे से बेल और कॉलेज ने उदार कला और पत्रकारिता का अध्ययन किया। उन्हें परिवार संबंधी मामलों में रुचि थी। उन्होंने मॉलक्लेटर स्टेट यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विज्ञान की मास्टर डिग्री हासिल की है और साथ ही न्यूयॉर्क बाइटिंग गार्डन के लिए भी काम किया। वह अभिनय करियर में शुरुआत करने के लिए प्रेरित होने का श्रेय बॉस्टन विद्यालय में ह्यूम कॉर्निन और जेसिका टेडी सेमिनार को सुनने को देते हैं। बेल बाद में एक्टर्स स्टूडियो में शामिल हो गए, जहां उन्होंने ली बेस्टर, एलिन बेस्टर के साथ अध्ययन किया और सैनफोर्ड बेसर के बैनरूपेन प्ले हाउस में शामिल हो गए। इनके जन्म की बात करें तो जोसेफ हेनरी टोबिल जूनियर 7 अगस्त 1942 को हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र मैं आपको बता दूं 81 ईयर के हैं। इतनी ओल्ड एज में भी इतना बढ़िया रोल निभाते हैं, ये बहुत ही शानदार बात है। क्रिस न्यूयॉर्क USA के रहने वाले हैं। जोसेफ टोबिन के नाम से इन्हें जाना जाता है।
बोस्टन विद्यालय से अल्मा सेंटर इन्होंने पढ़ाई की है। मैकलेर स्टेट यूनिवर्सिटी से फिल्म भी हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं। इनके व्यवसाय हैं 1979 से अभी तक काम करते जा रहे हैं। बाकी इनके बारे में और जानना इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। इनका नाम है, इनकी वेबसाइट देख सकते हैं जिसका नाम है tobinbell.com। अब इनके करियर की बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 1979 से इन्होंने वर्क करना शुरू किया था। बेल ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में 230 से अधिक फिल्मों की पृष्ठभूमिकाएं निभाई हैं, मतलब बैकग्राउंड आर्टिस्ट के रूप में भूमिका की है। वुडी एलन मैनहट्टन 1979 भी शामिल है। उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे पर भी प्रदर्शन किया है। बेल ने कहा कि एक्टर्स स्टूडियो के अन्य कलाकारों ने सोचा कि स्टड इन बैकग्राउंड में काम करना बेवकूफ़ी या अपमानजनक था, लेकिन उनका मानना था कुछ और। 1982 में सिडनी पोलाक की फिल्म तुलसी में उनका एक प्रकाशिक दृश्य था जिसमें उन्होंने टूसी टीम रूम के एक वेटर की भूमिका निभाई थी, जिसमें पोलाक कैफीन शॉट के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने ब्यात मूवी लाइन और आप जानते हैं जब आप तुलसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हिमशील का शिरा है, क्योंकि मैंने जो अन्य 29 फिल्में की है वह IMDb पर भी नहीं है। उन्होंने ट्रायल गॉड के रूप में रिपोर्टर के 2 सप्ताह द वर्डिक्ट 1982 पर काम किया। उन्होंने याद किया कि सिडैम ल्यूमेट और पॉल ल्यूमेंस को देखना एक महान अवसर था। साथ ही उन्होंने अभिनय के तकनीकी पहलू को भी सीखा। उनकी प्रत्येक भूमिका के लिए स्क्रिप्ट के प्रारंभिक पढ़ने के लेकर प्रोडक्शन के अंतिम शॉट तक वे अपने चरित्र के बारे में विशेष प्रश्नों और प्रेरणाओं में एक जर्नल रखते हैं। मैं सभी प्रकार की धारा चेतना चीज़ें लिखता हूँ जो मेरी मदद करती है। उनकी पहली बोलने वाली भूमिका 1983 की फिल्म गेवेसी और 3 पंक्तियों वाले एक वेटर की थी। उसी वर्ष बेल की नाटक के एक रिपोर्टर के रूप में छोटी बोलने वाली भूमिका थी सोफी की पसंद। 1980 के दशक में मध्य बेल ने कहा कि मैं सप्ताह में 3 रात ऑफ ब्रॉडवे में नाटक कर रहा था। मैं अपनी कला पर काम कर रहा था और एक्सर्स स्टूडियो में से एक निर्देशक कहा कि तुम्हें पता है टोनी, जब तुम कुछ समय के लिए ऐसा कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम हॉलीवुड जाना चाहिए और बुरे लोगों का किरदार निभाना चाहिए। बेल लॉस एंजलिस चले गए और 1988 में उनकी पहली फीचर फिल्म बनी मे बी सीन बर्निंग और कटिन और स्ट्रीट स्मार्ट FBI एक्शन स्ट्रोक के रूप में लिया गया था। 1993 में बेल को पोशाक की एक अन्य फिल्म द फर्म में द नॉर्डिक मैन नामक हत्यारे की भूमिका में लिया गया। उसी वर्ष उन्होंने इन द लाइन ऑफ फायर में मेडोजा की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने डायमंड मेडल मॉक द्वारा निभाए गए साथी की हत्या करके अपनी वफादारी साबित करने के लिए गुप्त क्लिंग इवोटन परेशान करने का प्रयास करते हैं। वह सिटकॉम फिल्म द ओल्ड मैन नामक एपिसोड में स्टोर मालिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। वह 1993 और 1996 EV एंड IWP में 2 एपिसोड के अलग अलग किरदार निभाते हुए दिखाई दी। 1994 में बेल ने अस्पताल प्रशासक की भूमिका निभाई। EIR के पहले सीजन में 2 एपिसोड में और एक अन्य मेडिकल ड्रामा शिकागो होप एक एपिसोड में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने मृत्युदंड के रूप में गंभीर रूप से बीमार कैदी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्होंने टेलीविजन पर बनी फिल्म अनबॉम्बर ई टू डू स्टोरी में टेड कैंजेसी की भूमिका निभाई। ला फेम निकाता और नेश ब्रिजेस में एक एपिसोड की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने द सार्गेट डेजी के 1 एपिसोड में कॉफर टेक्सास रेंजर के 2 भाग वाले एपिसोड में अतिथि की भूमिका निभाई। 2001 के एपिसोड में बेल ने एक दृश्य में उपस्थिति दर्ज कराई और सोना प्रेस में से एक सेना मर्जर कॉल जिंदगी की भूमिका निभा रही है। उन्हें 24 के दूसरे सीजन में 2 रोरान खलनायक पीटर किमेल्सन के रूप में चुना गया। अब इनके बारे में बताता हूँ। 2001 से 2010 के बीच सफल भूमिका और ब्रॉन्ड और हॉरर आइकॉन के बनते हुए देखा गया। बेल की सफल भूमिका 2003 में जब आई उनकी हॉरर फिल्मों में सौ में एक क्रेमर जिंगसॉ के रूप में जाना जाता है। फिल्म जॉनर क्रेमर के बारे में एक इंजीनियर से सीरियल किलर बना है जो चाहता है कि दूसरों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना गेम में डालकर उनकी जीवन की मूल्य की सराहना की जाए। ये फिल्म जेम्स वॉन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी और
इसे 1.2 मिलियन डॉलर के बजट पर 18 दिनों में शूट किया गया था। बेल ने फर्श पर लेटे हुए 2 सप्ताह बिताए और उनकी प्रतिक्रिया बहुत कम थी, लेकिन उनकी भूमिका फिल्म के लिए महत्वपूर्ण थी। वे फिल्म से जुड़ने के श्रेय 2 कारणों को देते हैं: डैनी ग्लोयर के साथ काम करने का अवसर पहली बार और फिल्म के अंत में बहुत बारे में सोचा। लायंस गेट ने 2004 में सनडाउस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने के कुछ दिन पहले ही फिल्म में विश्वव्यापी वितरण हासिल की है। शुरुआत में डायरेक्टर 2 वीडियोस रिलीज होने के बावजूद मार्च में परीक्षण स्क्रीनिंग सकारात्मक थी, जिसमें लायंस गेट ने इसे हैलोवीन पर एक नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। वह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, दुनिया भर में 1.03 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों की समित मिश्रा प्राप्त की। भले ही बेल दूसरी फिल्म बनाने के इरादे से पहली फिल्म में शामिल नहीं हुए, वित्तीय सफलता के परिणाम स्वरूप 2005 से 2010 तक वह हर अक्टूबर में सीधे सीक्वल जारी किए गए थे। अगले वर्ष बेल ने 100 सेकंड में अभिनय करके उनके बारे में कहा, क्योंकि उन्होंने जॉन कैवर के चरित्र को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया था और एक अभिनेता के रूप में उनके पास उसे बगल स्तर पर ले जाने का अवसर था। 103 में उनके किरदार को मार दिया गया था, हालांकि उन्होंने 5 सीक्वल के लिए साइन किए गए थे। 104, 100V और 106 के स्तर को पर ले जाने का अवसर था। 103 में उनके किरदार और 103D में उन लौटेंगे और उनके जेम्स वा को फ्लैशबैक में दिखाया गया था, लेकिन उसके ऊपर मूल पर केंद्रित है। उन्होंने समझाया कि देखा यह एक सीधी रेखा से कम नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं कि हॉलीवुड में सब कुछ संभव है, इसलिए इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और तो आप इसे कर सकते हैं। एक निश्चित चीज़ है जिसमें हम 100 में की है, यह पहली के टुकड़ों की तरह है जो तालमेल के बाहर होता है, जो इस तरीके से किया गया है। 100 वीडियो गेम और इसके 210 के सीक्वल 100 सेकंड फ्लैश एंड ब्लड में जिक्सा चरित्र के लिए अपनी आवाज़ और समानता प्रदान की है। जिक्सा की भूमिका के लिए बेल को 2006 और 2004 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए एमटी मूवी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने फ्यूज और फैंगोरिया चांसा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बूचर का पुरस्कार जीता और 2010 में चिलर आइकॉनिक अवार्ड में उन्हें फिल्म श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खलनायक दिखाया गया। सैदा फ्रेंचाइजी 2021 की दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक कमाई के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली हॉरर फिल्मों में से एक बन गई। चरित्र जिज्ञासा की एक डरावनी आइकॉन का लेबल दिया गया है। 2014 से वर्तमान तक 100 फ्रेंचाइजी में वापसी। 2014 में बेल ने विक्टर सॉल्वा की हॉरर फिल्म डार्क हाउस में प्रतिपक्षी शेड की भूमिका निभाई। इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। अगले महीने उन्होंने क्रिमिनल माइंड के एक एपिसोड में वेस्ट वर्जीनिया के किसान की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिया। कॉमेडी मैनसन फैमिली वेकेशन बेल ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो चार्ली मैनसन के अनुयायियों में से एक है और डेली वेथ में अपनी पुरानी संपत्ति पर रहता है। 2015 में साउथ बेड में इसका प्रीमियर हुआ, जिसमें सकारात्मक समीक्षाएं मिली और वैरायटी ने इस भूमिका में बेल की खौफनाक गंभीरता की ओर इशारा किया। मार्च 2016 में बेल सोप ओपेरा डेज ऑफ आवर लाइफ्स में 5 एपिसोड में आर्क ने लो यंग की भूमिका निभाते हुए शामिल किए, जो जॉन ब्लेक के लंबे समय से खोए हुए पिता हैं। द फ्लैश के तीसरे सीजन में खतरनाक डॉक्टर अल्मेनी और दुर्भाग्यपूर्ण गति देवता जो मुख्य प्रतिपक्षी रवि सवितार की आवाज़ के रूप में मुक्ति की मुख्य भूमिका सवितार की आवाज़ के समय से खोए हुए हैं, जिसमें अपने आखिरी एपिसोड तक पूरे सीजन में श्रेय नहीं दिया गया था। उन्होंने 9वें सीजन के सीजन में श्रृंखला और समापन में ए न्यू वर्ल्ड पार्ट 4 में अपनी भूमिका दोहराई। बेल को अप्रैल 2007 में स्टीफन किंग की लघु कहानी माई प्रिटी पोनी पर आधारित एक लघु फिल्म माई प्रिटी पोनी में कास्ट किया गया था। अक्टूबर 2017 में शॉर्ट 3D के रिलीज होने वाले और अंतिम बॉक्स ऑफिस में के रूप में विपणन किया जाने के 7 साल बाद बेल ने स्कैंडेला फिल्म जिग्सा में जिम्सा के रूप में अपनी पहली भूमिका को दोहराया। इसे आलोचकों पर आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाएं मिली। इससे दुनिया भर में 130 मिलियन की कमाई की और बेल को अक्टूबर 2017 में रिलीज की गई अन्य हॉरर फिल्मों में से भी
गाया गया, जिसमें टेलीविज़न फिल्म सैंडमैन और मैक्सिकन फिल्म बेलवुज और इतालवी फिल्म शामिल थी अंधेरे के द्वार, जिसका नाम था। बेल ने क्रिप्शो के सितंबर 2019 के एपिसोड जियान कार्लो एक्सफोर्ड के साथ द ग्रेटर खंड में अपनी अधिक भूमिका निभाई, जो किम की इसी नाम की एक लघु कहानी पर आधारित है। मई 2021 में उन्होंने 8 भाग वाली फुटेज काल्पनिक पॉडकास्ट श्रृंखला द ग्लो में द डॉक्टर लशेर की भूमिका निभाई। वह श्रृंखला 19 के दशक में किशोरों के एक समूह द्वारा किए गए अनसुलझे अपराधों की एक श्रृंखला के बारे में, जो एक खोजी पत्रकार एक अलौकिक आवरण को उजागर करते हैं जो उसे अतीत से जुड़ा हुआ है। मार्च 2023 तक उन्होंने ईडी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर रिकॉविन में वॉन की भूमिका निभाई। सितंबर 2023 में रिलीज हुई 100 एक्स बेल ने एक बार फिर कैमर की भूमिका निभाई। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और बेल के प्रदर्शन और मुख्य किरदारों के रूप में उनकी वापसी आलोचनात्मक के साथ प्रशंसा की गई। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता दूँ तो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बेल के 2 बेटे हैं। उन्होंने लंबी पैदल यात्रा और गिटार बजाने वाली सहित कई अन्य शो के साथ लिटिल लीग बेसबॉल टीम और फ्लैश फुटबॉल को प्रशिक्षित किया है। वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स साइंसेस के सदस्य हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन इसमें फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें खुल करके सब कुछ मूवी के बारे में बताया जाता है, सब कुछ एक एक डिटेल निकाली जाती है, पूरे एक्टर्स की बायोग्राफी सब पूरा अच्छे से रिव्यू और इसके साथ साथ ही पूरा कास्ट के बारे में बताया जाता है। हाँ, यदि आपको किसी और चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रह जाती है तो आप कमेंट में, वैसे हम सारा टॉपिक कवर तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी बाय चांस आपके दिल में कुछ रह जाता है तो आप इसे कमेंट में बॉक्स में लिख दिए, हम डेफिनेटली इसे जल्दी रिप्लाई देंगे। मात्र 1 से 2 घंटे के बीच में हमारा रिप्लाई आ जाएगा और आपको उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये पसंद आ रही होगी। तो चलिए वापस हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1979 में इन्होंने वर्क शुरू किया था। तो सबसे पहले मूवी थी, इनका नाम था मैनहट्टन, सड़क पर आदमी की भूमिका निभाई थी। फिर 1981 के साथ साधारण पागलपन की कहानियाँ, एक बौर संरक्षण की भूमिका निभाई। इसके बाद 1982 में सोफी की पसंद, एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई। इसके बाद ये तुलसी में परिचारक की भूमिका निभाई। और उसके बाद 1985 में तुर्की 182 ब्रिज एंड सोनेट की भूमिका। 1988 में मिस सेंट जलन ब्रिज पर सोनेट FBI एजेंट की भूमिका निभाई। 1989 एक जासूस आदमी JK की भूमिका निभाई। तो दोस्तों 2021 के अंदर ही इसकी एक तरह से मेकिंग होना चालू हो गई थी और इसके बाद दोस्तों अब जो ये मूवी आई इसके बाद भी ये सीक्वेंस रुकने वाला नहीं है। इसके बाद भी कई मूवीज़ आने वाली हैं जी, ये तो कंफर्म ही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जहाँ तक हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यारा सा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम हमारा OTT प्लेटफॉर्म की कोई मूवी हो, सीरीज हो, उनकी एक्सप्लेनेशन रिव्यू लाते रहते हैं। तो आपका ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें। दोस्तों अब हम आगे चल के इसकी कास्टिंग के बारे में जानते हैं और एक तरह से बेसिक करके एक एक कैरेक्टर के बारे में हम आपको बताते हैं। 1990 के दशक में इन्होंने एक भूमिका निभाई जिसका नाम था झूठी पहचान, डेली टोपे, गुड फ्लैश, JK, मार्शल एरिक्सन और गबर की भूमिका निभाई। 1992 में मणिक और डेविस फेरी की भूमिका निभाई। इसके बाद ही लगातार काम करते आ रहे थे। 2002 में एल डोरेक सड़क की और जोंगा रोजा आवाज़ की भूमिका निभाई। वॉइस टैलेंट के अंतर्गत सामूहिकृत हुए थे। ये के बाद ये बढ़ते गए। इनकी 2022 में लास्ट ही अब और नहीं सोना लुटमो की भूमिका निभाई। पुनः टूटा हुआ वॉन की भूमिका निभाई। और 2023 में द वुल माउंटेन का एक अभिशाप, डॉक्टर एवरी की भूमिका निभाई। सेलो विसेट की भूमिका निभाई। एक्स देखा जॉन कैमर आरा की भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने अपने एक्स देखा जॉन कैमर आरा की भूमिका निभाई। इसके बाद 14 में बंकर श्री लीले की भूमिका निभाएंगे। जोकर मेटोल
मॉन्टेल उसके बारे में बता नहीं है, बट जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। बदली हुई हकीकत कूपर मैनन के बारे में 1987 से इन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला भी शुरू की थी, जिसमें तुल्यकारक पहला टेलीविज़न सीरीज थी, जिसमें कॉनन बैनर उप सचिव की इन्होंने भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने पॉडकास्ट भी निकाले 2021 में उदासी के नाम से। वीडियो गेम में इसके बाद वीडियो गेम भी है 2009 में 100 के नाम से एक वीडियो गेम है। 2010 में 100 सेकेंड इसमें था मांस और रक्त की भूमिका जॉन कैमर आरा इन्होंने इसमें आवाज़ दी है। इस सीरीज 100 सीरीज बहुत ही फेमस है दोस्तों, इस पर वीडियो गेम वगैरह सब बने चुके हैं, तो वो भी देखिए आप। और वीडियो में बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं वापस यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। आपका जो शेयर करना है वो हमें खुशी देगा, और जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा उतनी ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी। यदि आप इसे लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा उतना ही हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप धीरे धीरे ये तो जान ही गए होंगे कि ये सीरीज़ कितनी बड़ी है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतनी सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बना रखा है। इसका मेरे को तो लगता है इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बन सकता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी बता दूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और अच्छे से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है तो पूरी वैलिड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं नए कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है शॉनी स्मिथ। ये एक बहुत ही लीड कैरेक्टर है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। शॉनी स्मिथ जन्म 3 जुलाई 1969, एक अमेरिकन अभिनेत्री है। ये CBS सिटकॉम ब्रोकर में लिंडा और 100 फ्रेंचाइजी में अमांडा यांग की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। वह देसी रॉक बैंड स्मिथ एंड पाइल्स का एक हिस्सा थी। उन्होंने V11 अभिनय प्रतियोगिता और स्क्रीम क्वींस में सीजन की मेज़बानी की है। स्मिथ ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में कम उम्र में ही की थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में जॉन हॉडसन की एनी में अपना अनाथ बच्चे की भूमिका निभाते हुए फीचर फिल्म की शुरुआत की थी। और इसके बारे में हम आगे और जानते हैं। उन्होंने एक 11 साल की उम्र में काम करना शुरू किया गया था, और आपने आपको बता ही दिया कि शुरुआत करने के कुछ साल बाद उन्होंने 37वें जन्मदिन पर 2 गिलियन में स्टेज डेब्यू किया और ड्रामा लीग क्रिटिक्स अवार्ड जीता। 1980 के दशक में उन्होंने उत्तरार्ध में द ग्लोब 1988 में रीमेक में पहली अभिनीत भूमिका और फिल्म हुज हैरी कॉम में सहायक भूमिका निभाने से उनकी छोटी भूमिकाओं में लिया गया था। 1989 स्टिकॉम बेकर 1989-2004 में मुख्य भूमिका में आने से पहले 1990 के दशक में उन्होंने मर्डर शी राइट और एक्स फाइल्स में अतिथि की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने 100 में अमांडा की भूमिका निभाई। और अगली कड़ी 100 सेकंड 2005 में, 100 थर्ड में 2006 और 100 फिफ्थ 2009, 100 एक 2030 में अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने 2012 से 2014 तक 100 एपिसोड में एंगर मैनेजमेंट में जेनिफर गुडसन की भूमिका निभाई। अर्लियर लाइफ के बारे में बात करूँ तो स्मिथ का जन्म 3 जुलाई 1969 को दक्षिण कोरियाई ऑरेंजबर्ग में औरंगजेब क्षेत्रीय अस्पताल में हुआ था। वह ऑनकेजी नर्स पोर्टेसिनियन ने इस मौके वित्तीय सहयोजनाकार में पूर्व अमेरिकी वायुसेना पायलट जैम स्मिथ की दूसरी संतान है। वह 5 महीने की थी जब उनके परिवार दक्षिण कोरियाई सेंट एंजल्स कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो गया। जब वह 2 साल की था उसके माता पिता का तलाक, और 5 साल बाद जब वे फर्नांडो से वैली चले गए तो उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली थी।
अब ये तो था इनके बारे में बात। अब मैं आपको बताऊँ 3 जुलाई 1969 में इनकी हुई थी। इस हिसाब से इनकी आयु जो है 54 ईयर ओल्ड है। एल्जबर्ग साउथ कैलिफोर्निया यूएस की रहने वाली है। अभिनेत्री है भी हैं और ये गायक भी हैं। 1978 से एक वर्क करती आ रही हैं 1977 तक। वर्तमान में अभी तक बेकर के लिए जाना जाता था। फ्रेंचाइजी फिल्म का प्रबंधक है। इनके बेबी 2 हैं। इनके करियर की बात करूँ तो 1978 में 1995 में मंच टेलीविज़न फिल्म की प्रारंभिक भूमिका है। स्मिथ ने 8 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स में विज्ञापन देने वाली टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की और 11 साल की उम्र में उन्होंने जॉन हॉडसन के 1982 के ब्रॉड बर्ड में म्यूजिकल एनी के रूपांतरण में एनी बेटरवे बॉक्सर्स के साथ ही अनाथों में से एक के रूप में फीचर फिल्म की शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने द मर्च ग्रिफिन शो में गाना गाया और 15 साल की उम्र में स्मिथ ने अपने 37वें जन्मदिन पर लॉस एंजलिस के नाटक 2 गिलियन में पहली तेज भूमिका जीती, जहां वह सह कलाकार रिचर्ड फेडरसन में उनकी रिहर्सल में उनकी क्षमता देखी और प्रमुख भूमिका देने का सुझाव दिया। उन्होंने ड्रामा लीग क्रिटिक्स अवार्ड जीता और उसके प्रदर्शन के लिए 1985 में नॉट माई किड, कॉगरी एंड लेस एंड आयरन ईगल 1986 में उनकी भूमिकाएं थी। 1978 में स्मिथ ने एक समर कोरा और एक गर्भवती छात्रा रोडा की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने पहली भूमिका द ब्लॉक में रीमेक के साथ आई। 1988 में स्मिथ ने टेलीविज़न फिल्म आई सू वाइट ड्यू डिज में अभिनय किया, जो 1965 में इसी नाम से फिल्म की रीमेक थी। 1989 फिल्म गूजबेरी क्रॉप में एनिट शॉर्ट के साथ स्मिथ की सहायक थी, जहां स्मिथ पर एक किशोर की भूमिका निभाता है जो कैरी बम्स को उसकी पहचान को उसकी अपराध बहन का पता लगाने में मदद करता है। उसी वर्ष उन्होंने काल्पनिक टीवी द ब्रांड न्यू लाइफ जर्नी गर्थ बायरन इडिडा के साथ सह अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने माइकल सिमिनो की थ्रिलर डेस्पर्ड आवर्स के रीमेक में सह अभिनय किया। 1990 के दशक में उनकी शुरुआत उन्होंने अभिनय में 3 साल का ब्रेक लिया और मुख्य थे क्योंकि उन्होंने किशोरावस्था में की भूमिकाएं बड़ी हो गई थी, उन्हें काम ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। मर्डर शी राइट के 200वें एपिसोड में अतिथि की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित टेलीविज़न लघु श्रृंखला द स्टैंड में जूली लॉरी की भूमिका निभाई। के द एक्स फाइल एपिसोड द फायर वॉकर में जेनी ओनिल की भूमिका निभाते हुए अतिथि की भूमिका निभाई। अब इनका करियर तो बहुत ही लंबा है दोस्तों, जैसा उनका था, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इनका करियर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में और लिखिए और मैं वीडियो आपको बना दूंगा इसके बारे में अच्छे से। तो अब थोड़े से करियर के बारे में और जान लेते हैं इनके। 1989 में स्मिथ को CBS में सीट ब्रेकर में लिंडा के रूप में चुना गया और उन्होंने डॉक्टर जॉन बेकर डैन डेविसन के कार्यालय में सहयोगी की भूमिका निभाई। उच्च रेटिंग वाले 3 एपिसोड में प्रसारित हुए बाद CBN ने एक पूर्ण सीजन का आदेश दिया। 2004 में इसके दूर तक वह सभी 6 सीजन में मुख्य लीड रोल में थी। 2003 में उन्होंने डिज्नी कार्टून के पॉलिटिक्स में एपिसोड में विलियम पॉटर के रूप में अपनी आवाज़ भी दी। 2003 में जब उन जेम्स वन की कम बजट की हॉरर फिल्म 100 में अमांडा के यंग के रूप में भाग लिया। एक छोटा सा हिस्सा टोनेल बेल के सामने उन्होंने एक दिन के भीतर और फ्लू से जूझते हुए अपना दृश्य फिल्माया। जब शुरुआत में से सीधे वीडियो रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, मार्च 2004 में परीक्षण स्क्रीनिंग सकारात्मक रिलीज के बाद लायंसगेट ने इसे अक्टूबर में नाटकीय रूप से रिलीज किया हुआ। बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, दुनिया भर में $130 मिलियन की कमाई की और आलोचकों की मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। 100 सेकंड 2005, 2006, 2006 में अपनी भूमिका दोबारा निभाई कि 2009 में द फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे कमाई हॉरर फ्रेंचाइजी में से एक बन गई थी, जिससे 2021 तक दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक कमाई की। 2010 से वर्तमान की अभी बताऊं तो और अन्य कामों के बारे में इनके बताएंगे। 2006 में स्मिथ ने 10 मिनट की एक लघु ट्रेलर रैली की उपस्थिति लघु फिल्म में ट्रेलर रैपो की
उपस्थिति दर्ज कराई। एक ड्रामेटिक ओपेरा बोयनसंग द्वारा निर्देशित फिल्म निर्माताओं में इस विचार को पेश करने की कोशिश की गई कि 100 सेकंड को पूरा करने के बाद ट्रेलर फिल्माया गया। 2008 में स्मिथ ने फी रेंट की मूल श्रृंखला 30 डेज ऑफ नाइट ड्यूटी डट्स टू डट्स जासूस सेना हाई कोर्ट की भूमिका निभाई और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। इसका प्रीमियर 17 जुलाई को 6 एपिसोड के साथ हुआ। स्मिथ VH1 रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला स्कीम किंग्स के मेजबान और 3 सह कलाकारों में से एक थे, जो अक्टूबर 2008 में दिसंबर 2008 तक प्रसारित हुआ। शेड्यूल संबंधी दिक्कतों के कारण स्मिथ दूसरे सीजन में नहीं लौट पाया। उनकी जगह जैम किम को ले लिया गया। स्मिथ ने द ग्रज 3 में पॉल मैनो चिकित्सक सुलिवैन की भूमिका निभाई, जिसे 12 मई 2009 को डायरेक्टर टू डायरेक्टर रिलीज किया गया। वह लॉ एंड ऑर्डर लॉस एंजलिस में श्रृंखला प्रीमियर हॉलीवुड शीर्षक में दिखाई दी। 29 सितंबर 2010 में श्रृंखला एंगर मैनेजमेंट में शॉर्ली चैन की चरित्र की पूर्व पत्नी जेनिफर गुडसन के रूप में अभिनय किया। स्मिथ ने 2021 की एडी कॉमेडी फिल्म क्रिसमस वर्सेस द हॉन्टर्स में डीजी विंटर्स के साथ सह अभिनय किया। स्मिथ ने सितंबर 2023 तक रिलीज 100 एक्स में मांडा के रूप में अपनी पहली भूमिका दोहराई। वह द हॉरर फिल्म ब्लड ब्राइडन किलर में भी अभिनय करेगी। संगीत करियर की बात करूँ तो स्मिथ ने 2004 में निर्माता क्रिस गॉस के साथ अपना एकल एल्बम के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन वह परियोजना में कभी पूरी नहीं हुई। अक्टूबर 2005 में रेडियो फ्री के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह माँ होने और काम करने और दूसरे बच्चों के बड़े होने के बीच मेरे पास कुछ समय तक संगीत पर ध्यान देने का समय नहीं था। लेसी ह्यूजेक द्वारा स्टूडियो के पात्रों में गाना गाते हुए और सुनने के बाद उन्होंने ईगल्स ऑफ डेथ मेटल द्वारा स्टीवन मिलर बैंड ब्राइटा में कवर गायन का प्रदान किया। वह कवर 2019 में जारी किया गया था और ये कवर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। स्मिथ ने 2006 में सॉस थर्ड के साउंड ट्रैक में हाइड्रो वाइब के गीत किलर साइनाइड का गायन के में भी योगदान दिया है। कैटाकॉम्ब के साउंड ट्रैक में प्लीज माई गैप्स गीत के साथ एकल गायक के रूप में योगदान दिया गया है। 2007 में वे अभिनेत्री मिस्सी पाइल के साथ स्मिथ एंड पाइप्स नामक एक देसी रॉक संगीत समूह का हिस्सा थी। उनका पहला एल्बम इट्स ओके टू बी हैप्पी 2008 में iTunes और Amazon.com के माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किया गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में इनका बता दूं तो इसका विवाह एक फोटोग्राफर जैनसन रेपोसर से हुआ है। उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 1999 में हुआ। बाद में उनकी शादी संगीतकार काई मॉर्ट्यून से हुई और उनका तलाक हो गया। और उनका एक बेटा है जिसका जन्म 2005 में हुआ। दोस्तों मैंने आपको बताया था 1982 से वर्क करती आ रही है, जिसमें पहला इनका नाम है 82 है, जिसमें इनकी पहली फिल्म थी एनी, जिसमें ये डांसर का रोल निभाया था। इसके बाद 1986 में आयरन ईगल जोनी की भूमिका निभाई, जिसके बाद 1987 में गर्मियों में स्कूल की भूमिका निभाई। इसके बाद ये लगातार काम करती आ रही है और टेलीविज़न में 1984 में वर्क करी थी, जिसमें चांदी की चम्मच के में वर्क किया। इन्होंने गहरे पीले रंग की भूमिका निभाई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, इसे आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। और जितने जल्दी आप शेयर करेंगे ना उतना ज़्यादा हमें खुशी होगी। तो अब हम इसके बारे में अगले स्टार के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है मैकोडी लुंड। सिनोवा मैकोडी लुंड जन्म 24 मई 1976 एक नॉर्वेजियन पत्रकार है, एक समीक्षक, फिल्म समीक्षक, मॉडल, अभिनेत्री है जो 2020 तक नेटफ्लिक्स सीरीज रग्नारोक और 2020 तक स्काई टीवी रिवेरा में दिखाई देगी। परमजीत लुंड का जन्म 24 मई 1976 को स्टॉट नॉर्वे में हुआ। उनके पास टेलीविजन प्रोडक्शन और फिल्मी अध्ययन की डिग्री है। दोस्तों इनका जन्म 24 मई 1976 को होता है, इस हिसाब से इनकी उम्र 47 ईयर है, मतलब ये 47 साल ओल्ड हैं। स्टोर नॉर्वे की रहने वाली है, राष्ट्रीयता इनके पास नॉर्वेजियन है, अभिनेत्री हैं, 2011 से अभी तक काम करने वाली है। क्रिस्टर फॉल्क
इनके जीवन साथी हैं। 2005 से 2011 तक इनके बच्चे 2 हैं। लुंड ने नाइट एंड डे जी नॉर्वेजियन अनुवाद नाइट एंड डे के लिए एक फिल्म समीक्षक के रूप में काम किया और एक फैशन मॉडल के रूप में अपने पहले काम करने के बाद एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है। वह 2011 में से एक अभिनेत्री के रूप में काम कर रही है और पहली बार मॉडर्न टाइटल बाफ्टा अवार्ड फिल्म में हेडिसन नॉर्वेजियन हॉडसन डायना ब्राउन के किरदार के रूप में दिखाई दी, जो 2008 के नेस्वो के उपन्यास पर आधारित एक्शन थ्रिलर थी। एक ही नाम बाफ्टा पुरस्कार नामांकन सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में से एक के लिए एक था, जो अभिनय में लुंड के प्रदेश का वर्णन एंडरसन के सह कलाकार एक्सन हेली ने इस प्रकार किया है कि जब मैंने पहली बार इसकी पढ़ी तो मेरे मन में सिनेमा की छवि आई, क्योंकि मैं उसे पहले से जानता था और उसको मेरे द्वारा की गई प्रत्येक फिल्म की समीक्षा की थी। और मॉर्टन निर्देशक ने मुझसे पूछा कि क्या वह एक फिल्म समीक्षक है, इसलिए हमने उसे आजमाया और वह बहुत तैयार होकर आई, किसी भी अभिनेत्री से अधिक तैयार। इसके बाद की भूमिकाओं में लघु स्ट्रेट बॉय 2014 की सारा की भूमिका और निकोलस कैल्वाबो के साथ नाटक श्रृंखला फ्रेंच शेक 2015 डॉन जे सैंडियक का किरदार शामिल है। वह ब्लैक फिल्म विंडो 2016 में जानलेवा जोहान ग्रोनिंग के रूप में दिखाई दी। फिर जो फरीद श्रृंखला मस्टर्ड लैटसेक रीमेक है, जो वर्तमान में एनकोर टीवी द्वारा विवरण में है। इसका उल्लेख इस संबंध में किया गया है कि जेम्स बॉन्ड फिल्म फ्रेंचाइजी भविष्य की भूमिकाएं उन्होंने 2018 की फिल्म द गर्ल इन द स्पाइडर वेब में गैब्रिएला ग्रैंड की भूमिका निभाई, जो डेविड एंड कार्टर इसी नाम से उपन्यास पर आधारित है, जो बदले में स्ट्रिंग लॉर्सन की पुस्तक श्रृंखलाओं के पात्रों पर आधारित है। 2012 तक रिपोर्ट की थी कि लुंड ने प्रकाशन लैम्सोर्ड के साथ एक उपन्यास बनाने के लिए अनुबंध किया है, जो उस समय अज्ञात विषयों पर था। उनका उपन्यास पर्सनॉट यू कॉन्सेट कैकेजर अनुवाद पीपल यू नो में 2016 में प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 2022 में डेडलाइन हॉलीवुड द्वारा लुंड को एक 100 एक्स में प्रदर्शित होने के लिए साइन की पुष्टि की गई, जो 100 फिल्म श्रृंखला की 10वीं किस्त है, जो सितंबर 2023 तक रिलीज के लिए निर्धारित है। इनकी फीचर फिल्म है हैंड हंटर्स 2011 डायना ब्राउन के लिए, द ऐशलैंड द हाइल किंग माउंटेन 2017 में महारानी विक्टोरिया, 100 एक्स 2023 में अभी जो आई रही हैं। इनकी शॉर्ट फिल्म द सैंड कैंसल 2014 सारा की भूमिका इन्होंने निभाई। टेलीविज़न ने बरी कर दिया है, जो 15 से 16 के बीच में चला, जिसमें टोनेज सैडविक की भूमिका निभाई। वीडियो गेम दिया है बैटलफील्ड V 2018 में एक्सटेड बियॉन्ड स्ट्रैंड की भूमिका इन्होंने निभाई है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और मजीबी खिलाड़ी है। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और नए कैरेक्टर की, जिनका नाम है स्टेवन ब्रांड। जैसा कि नाम में दिख रहा है, ब्रांडेड एक्टर हैं। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं और पूरा खुलकर इनके बारे में भी बताएंगे। स्टीवन ब्रांड एक स्कॉटिश अभिनेता है। उनकी पहली फीचर फिल्म द स्कॉर्पियन किंग 2002 में जिसमें उन्होंने मेमन का किरदार निभाया था। टेलीविज़न श्रृंखला में उनकी कई अतिथि भूमिकाएं रही हैं। उन्होंने 2015 में बॉर्न टीन वुल्फ के उनके प्रदर्शन के लिए सर्टन अवार्ड्स में टेलीविज़न सर्वश्रेष्ठ अतिथि की भूमिका के लिए नामांकित किया गया था। आगामी जो बेबी 2023 तक ब्रांड की फीचर फिल्म की पहली फिल्म होगी। उन्होंने पहले एक टेलीविज़न फिल्म का भी निर्देशन किया था। करियर के बारे में बात करूँ तो टेलीविज़न श्रृंखला में कई छोटी भूमिकाओं के बाद बॉर्डसर ने स्कॉर्पियन किंग 2002 में अपनी पहली फीचर फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने माथायस ड्यूक जॉनसन के साथ प्रमुख प्रतिद्वंदी मेनन के रूप में अभिनय किया। हैसलिन अल्टीमेट के बाद अंग्रेजी में डब में अलेक्जेंडर एंडरसन और रिचर्ड हेल्विसन को भी आवाज़ थी। अगले वर्ष हॉरर फिल्म इकोज में अभिनय करने से पहले ब्रांड ने सेवन के लिंकन 2013 में वकील नेड बेकर की भूमिका निभाई। 2015 में बॉर्ड को टेन वुल्फ द्वारा ग्रेबियन की बैलक के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए स्ट्रेड और में टेलीविज़न पर सर्वश्रेष्ठ अतिथि भूमिकाओं के लिए नामांकित किया गया। उनके 50 से अधिक ऑडियो पुस्तकें सुनाई गई। ब्रांड में मॉरविस्टा एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न फिल्म हिच वॉचिंग का निर्देशन किया। उन्होंने द सैंडमैन 2022 के अगले एपिसोड में 24/7 में 24/7 में बॉस की भूमिका निभाई। ब्रांड की आगामी नॉयर फिल्म में जो बेबी का निर्देशन और निर्माण किया। उनके निर्देशन में पहली फिल्म रिचर्ड लक्ष्मण
विजा फिल्मोड, हार्वे किटेल और रॉन फेलमेड का अभिनय किया। ड्यू फाइन के एक उपन्यास पर आधारित 2023 की रिलीज के लिए निर्धारित है और जून 2022 में मिशी में उत्पादन समाप्त होने के बाद वह ब्रांड के आगामी 100 एक्ट 2023 में एक अज्ञात भूमिका में प्रदर्शित होने के लिए स्थापित उनका प्रतिबंध ग्लोबल आर्टिस्ट एजेंसी द्वारा किया गया है। और ये बहुत ही शानदार एक्टर था। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि इन्होंने काम की शुरुआत की थी 1994 से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंडी स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। अभिनेता निर्देशक है, वैश्विक कलाकार एजेंसी के प्रतिनिधि भी द स्कॉर्पियन किंग के नाम में जाना जाता है। इन्होंने काम करना शुरू किया था फिल्मों में 1994 से और मूवी में 1990 और टेलीविज़न में 1993 से। टेलीविज़न में सबसे पहले इनकी जो सीरीज आई थी उसका नाम था 1993 में माई की प्रिय कलियाँ। टॉम सॉर्जेट की भूमिका निभाई। ये एक अतिथि की गेस्ट की भूमिका थी 1994 में। 1995 में दुर्घटना एक्सीडेंट एडम कुक की भूमिका निभाई। के बाद ये लगातार काम करते आ रहे हैं टेलीविज़नों में। और सबसे आखिरी वाला जो था 22 में द सैंडमैन मार्क जोशी, और उसके बाद 2023 में वाइकिंग बल्लाह वोटिमर की भूमिका निभाई है। 3 एपिसोड है उसके बारे में। इनके बारे में और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो गेम करते आ रहे हैं 2023 में एवं के अमर सनडार्क की भूमिका निभाई है। इन्होंने आवाज़ दिया है सनडार्क के कैरेक्टर को। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1984 में बेलगाम से परे शीर्षक था उसका। टर्न बॉल की भूमिका निभाई, पहली फीचर फिल्म थी इनकी। इसके बाद 2019 में अंदर सुरक्षित रिचर्ड और बहुत सारी करते आ रहे थे लगातार। इसके बाद लास्ट वाली आपको बता देता हूँ 2023 की जो बेबी NA की भूमिका निभाई। इसके बाद 2023 में एक्स देखा, जो जिस मूवी की बात चल रही है इसमें ये भूमिका निभा रहे हैं पार्कर सीयर्स। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सो एक्स इस हाल ही में आई 2030 की मूवी के बारे में जाना। इसके यूनिवर्स के बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ जानकारियाँ बताई हैं। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को देख लिया है आप अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिए। और आप इसे देखने जाने की सोच रहे हो तो हॉरर लवर हो तो आपके लिए ज़बरदस्त मौका है। आप एक बार सिनेमा हॉल में जाकर ज़रूर देखें। इंग्लिश के साथ ये हिंदी में भी अवेलेबल है यदि आप इंडिया से हो। बाकी अपनी कंट्री के हिसाब से आप जाकर बुक माई शो ऐप पर चेक कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।